हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निश्चल शर्मा, आयुर्वेद और पंचकर्म एक्सपर्ट। दोस्तों, इंसान अपने रोज़मर्रा की खुशियों के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए हर रोज़ यहाँ से वहाँ घूमता रहता है और जब किसी भी कारण की वजह से उसका ये घूमना फिरना रुक जाए या बंद हो जाए तो ना केवल वो अपने आप को लाचार महसूस करता है बल्कि घर और समाज पे एक बोझ भी महसूस करता है। ऐसा ही कुछ होता है जब बॉडी में जॉइंट्स पेन होते हैं और ख़ास तौर पे जब वो जॉइंट्स पेन यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होते हो। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड से बढ़ने पे होने वाले गाउटी अर्थराइटिस या फिर जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं वात रक्त। वैसे तो वात रक्त के बढ़ने के बहुत कारण हैं, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी में, या कोई केमिकल रिएक्शंस हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, या स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है और जॉइंट्स पेन की कंडीशंस क्रिएट होती हैं। लेकिन आयुर्वेद के एंगल से, आयुर्वेद दृष्टिकोण से, जैसे वात रक्त नाम ही हमें सुजेस्ट कर रहा है कि इसमें वात दोष और रक्त धातु जब हमारी बॉडी में बिगड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ये वात रक्त की जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करते हैं। अब हमें सबसे पहले समझना ये है कि वात और रक्त दूषित कैसे होते हैं या वात और रक्त बॉडी में बढ़ते कैसे हैं। हमें ज्यादा वात वर्धक आहार विहार है। आहार की बात करें तो जितने भी कटु, तिक्त, कषाय रस वाले जो हमारे आहार हैं, ये सब पदार्थ जो हैं ये वात को वृद्धि करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी रूक्ष आहार हैं, रूक्ष मतलब ड्राई नेचर वाले, वो और ठंडे आहार, ये भी वात को कहीं ना कहीं बढ़ने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद में क्लियरली मेंशन्ड है अध्यशन और विषमोचन। अध्यशन मीन्स अभी हमारा पिछला खाना खाया हुआ जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और हम फिर खाना खाने बैठ गए, तो दिस इज कॉल्ड अध्यशन, ओवर ईटिंग। एंड विषमोचन, विषमोचन मीन्स भूख नहीं है फिर भी खाना खाने बैठ गए। तो ये जो हमारी फूड की हैबिट्स हैं ये भी वात प्रकोप में कारण बनती हैं। इसके साथ साथ अगर हम विहार की बात करें, हमारे फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, एक्सेसिव एक्सरसाइज लाइक रनिंग, स्विमिंग, राइडिंग या अपनी क्षमता से ज्यादा फिजिकल लोड उठाना, उसके साथ साथ दिन में सोना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये वात को प्रोवोक करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे नेचुरल अर्ज हैं बॉडी में उनको सुप्रेस करना, खास तौर पे यूरिनेशन का अर्ज है या स्टूल पास करने का अर्ज है, उसको अगर हम सुप्रेस करते हैं तो ये कारण भी जो है वात वृद्धि में हेल्प है। कुछ सीजनल और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे वर्षा ऋतु में और अर्ली विंटर्स में नेचुरल वात का प्रकोप होता है। तो उसके साथ साथ हमारा जो डे का, नाइट का और डाइजेशन का जो आवर्स हैं, इनमें भी जैसे डे का जो लास्ट टाइमिंग होता है इवनिंग का और नाइट का जो लास्ट टाइमिंग होता है अर्ली मॉर्निंग के पीछे का, और डाइजेशन का जो लास्ट आवर होता है, इनमें नेचुरली तौर पे जो वात है वो बढ़ती है। तो इन टाइम्स पे मतलब हमारी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस बनते हैं। ऐसे ही जो रक्त धातु है हमारा, वो जब अपने अपने कारणों से बॉडी में बढ़ता है या बिगड़ता है, रक्त को बेसिकली हम लोग आयुर्वेद में ना पित्त से कंपेयर करते हैं, क्योंकि पित्त दोष जो है और रक्त धातु जो है इनकी टोटल जो सिमिलरिटीज है वो सेम है। तो जो भी आहार विहार पित्त को एग्रीवेट करेंगे, पित्त को प्रोवोक करेंगे, वही इनडायरेक्टली डायरेक्टली रक्त धातु को भी जो है वो प्रोवोक करते हैं। तो इसमें खास तौर पे जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, मिर्च मसाले स्पाइसेस वाले पदार्थ हैं, फ्राइड पदार्थ हैं, ये सब पित्त को या रक्त धातु जो है इसको दूषित करते हैं। उसके साथ साथ दिन में सोना, खास तौर पे खाना खाने के बाद और इमीडिएटली खाना खाने के बाद सोना, ये फैक्टर्स भी जो हैं ये पित्त को प्रोवोक करते हैं। और किसी भी टाइप का फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा, चोट जो है, फिजिकल चोट जो है वो भी रक्त धातु को प्रोवोक करता है, दूषित करता है, और जो मेंटल हमारा स्ट्रेस लेवल है वो भी पित्त को और रक्त धातु को दूषित करता है। तो वात और रक्त जब अपने अपने कारणों से हमारी बॉडी में दूषित होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। और खास तौर पे हमारे जो हाथों के छोटे ज्वाइंट्स हैं, पैरों के जो छोटे ज्वाइंट्स हैं, इनमें लॉज कर जाते हैं, इनमें घुस जाते हैं और वहीं पे
वात रक्त या यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है उसके सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं। यूरिक एसिड में या गाउट आर्थराइटिस में सबसे प्राइम सिम्टम जो है मेनली जो देखने में मिलता है, जो हमारा बिग टो है, पैर का जो अंगूठा है, इसमें सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और कभी कभी हम देखते हैं कि वो एकदम सूज जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और वहीं से पेशेंट को एनालाइज होता है कि शायद उसका यूरिक एसिड बढ़ गया या उसको गाउटी आर्थराइटिस हो गया है। वैसे तो ये कंडीशन वात और रक्त की कंबाइंड है, पर इसमें भी डिपेंड करता है कि वात और रक्त में से दोनों में से ज्यादा कौन है, तो उसके डिपेंड के सिम्टम्स आएंगे। जैसे वात जो है उसकी वजह से बॉडी में जॉइंट्स में ड्राइनेस हो जाएगी, जॉइंट्स का जो लुब्रिकेटिंग कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये सब सिम्टम्स क्रिएट होंगे। अगर वात ज्यादा बढ़ती है तो कभी कभी जॉइंट की जो शेप है वो भी डिफॉर्म हो जाती है। और रक्त के बढ़ने से क्या होगा, जो पित्त के सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्वेलिंग के साथ साथ बर्निंग कभी कभी बहुत सीवियर हो जाती है, टेंडरनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, हाथ लगाने से भी बहुत पेन होती है, उसके बाद रेडनेस होती है। मॉडर्न साइंस में हम इसको कैसे सोचते हैं कि जब हम प्रोटीन इनटेक ज्यादा करते हैं या हमारी बॉडी में जब प्रोटीन एक्सेस मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो प्रोटीन से यूरिक एसिड बनता है, और वो जो यूरिक एसिड है ब्लड की स्ट्रीम में घूमता हुआ, जो यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट स्पेस में जाके लॉज कर जाते हैं, घुस जाते हैं, और वहीं पे यूरिक एसिड के बढ़ने से जो गाउटी आर्थराइटिस है उसके सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। वहीं पे स्वेलिंग, पेन, इन्फ्लेमेशन, जो भी सिम्टम्स है वो क्रिएट करते हैं, और ये प्रॉब्लम वहीं से बनती है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम लोगों ने आयुर्वेद में इसको दो एंगल्स में क्लासिफाई किया हुआ है। एक हमने किया हुआ है बाह्य चिकित्सा मतलब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, और एक करा हुआ है अंत चिकित्सा मतलब इंटरनल ट्रीटमेंट। ये डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कैसे हैं। सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस कम है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करें। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है, हम इसमें करते हैं उपना स्वेद। उपना स्वेद जो है एक, इसको हम लोग हॉट पोल्टिस भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसमें हम कुछ मेडिसिन्स को पेस्ट फॉर्म में, थिक पेस्ट में प्रिपेयर करते हैं विद सम प्रॉपर प्रोसेस, और उस पेस्ट को जब हम अफेक्टेड जॉइंट एरिया पे अप्लाई करते हैं तो उससे जो सिम्टम्स है पेन का, स्वेलिंग का, स्टिफनेस का, इसमें काफी रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग परिषेक करते हैं। परिषेक मतलब हम कुछ मेडिकेटेड लिक्विड्स लेते हैं, मेडिसिन के डिकॉक्शंस वगैरह लिक्विड्स प्रिपेयर करते हैं, और कॉन्टिन्यूसली फॉर सम टाइम, फॉर 30 मिनट्स, 45 मिनट्स हम उन लिक्विड को गर्म करके अफेक्टेड एरिया के ऊपर जो है उसकी धारा टाइप गिरा के उसका जो सिंचाई करते हैं। तो इसके साथ साथ हम प्रलेप करते हैं। प्रलेप में क्या होता है, ऐसी ही कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं जिनका हम एप्लीकेशन करते हैं, लाइक लिनीमेंट्स जो आजकल आती हैं उनका एप्लीकेशन करते हैं। ये ट्रीटमेंट भी मतलब जो माइल्ड सिम्टम्स हैं पेन, स्टिफनेस के, उनको काफी रिकवर करता है। इसके साथ लास्ट में हम अभ्यंग करते हैं ऑयल्स का या घी का। बहुत सारे तेल हैं, घी हैं, जिनकी हम एक लोकल अफेक्टेड एरिया में मालिश करते हैं। इसके साथ साथ एक एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, लेकिन उसका इंटरनली रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा माइथोलॉजिकल ग्राउंड पे लेके जाना चाहूंगा। तो आप सब लोगों ने सुना होगा समंदर मंथन की कहानी। बहुत साल पहले समंदर मंथन हुआ था, और मंथन में बहुत सी चीजें निकली थी बाहर। तो उनमें ना भगवान धन्वंतरी जी भी वहीं से अवतरित हुए थे। हमारे जो आयुर्वेद के भगवान माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी जी, वो भी समंदर मंथन से ही अवतरित हुए थे। और कभी आप भगवान धन्वंतरी जी की फोटो देखना, भगवान धन्वंतरी जी मेनली अपने साथ 3 चीजें लेके आए थे हमारे मनुष्य कल्याण के लिए। एक वो लेके आए थे अमृत कलश। आपने देखा होगा भगवान धन्वंतरी जी के हाथ में एक अमृत कलश होता है, वो हमारे कल्याण के लिए लेके आए थे। और भगवान धन्वंतरी जी लेके आए थे आयुर्वेद। जो भी कोई बीमार होता है तो उसकी मेडिसिन वगैरह जो है वो आयुर्वेद में वर्णित है, तो वो आयुर्वेद जो देन है वो भगवान धन्वंतरी जी की देन है। इसके साथ साथ एक चीज भगवान धन्वंतरी जी अपने साथ लेके आए थे, उनके हाथ में आपने नोट करना है, वो था जलोका। जलोका मीन्स लीच। नेम स्पेसिफाई करता है जलोका, जल लोक, मतलब लोक ही जिसका जल है, जल में रहती है वो,
तो वो एक ऐसा प्राणी लेके आए थे जो हमारे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। वो एक ऐसा प्राणी है जिसपे आज तक जो भी रिसर्च हुई है, मोर देन 100 कंटेंट्स उसके सलाइवा में फाउंड हुए हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल करते हैं। उसका जो सलाइवा है उसको हिरुडिन बोलते हैं। उसके सलाइवा में इतनी प्रॉपर्टीज हैं, एनर्जेटिक प्रॉपर्टी, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, उसमें ब्लड को थिनिंग करने की प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, उसमें इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि वो मतलब हमारे वुंड को, हमारे अफेक्टेड ज्वाइंट पार्ट को जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, वो ना केवल उसको ठीक करती है, मतलब उस वहां से उस प्रॉब्लम को एकदम साफ कर देती है। सो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है दैट इज लीच थेरेपी। ये बोलने को तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो है इंटरनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये तो है हमारा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। लेकिन किसी कारण से अगर ये प्रॉब्लम एग्रीवेट कर जाए, बढ़ जाए, तो हम लोग प्लान करते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट। तो इंटरनल ट्रीटमेंट में भी बाकी पैथियों की तरह ऐसा नहीं है कि हम किसी पेशेंट आया और उसको कुछ मेडिसिन दी, खाओ और जाओ, ऐसा नहीं है। इंटरनल ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा एज पर द दोष प्रेडोमिनेंसी। अगर तो वात रक्त में वात दोष की प्रेडोमिनेंसी ज्यादा है तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, अगर रक्त धातु की प्रेडोमिनेंसी ज्यादा है तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। इसमें वात दोष की प्रेडोमिनेंसी ज्यादा होगी तो हम लोग इसमें प्रेफर करते हैं बस्ती चिकित्सा। डेफिनेटली बस्ती में भी हम दोनों बस्ती प्रेफर करते हैं, निरु बस्ती एंड अनुवासन बस्ती या मात्रा बस्ती। निरु बस्ती डिकॉक्शन वाली बस्ती है, इसमें हम कुछ काढ़े बनाते हैं जिससे हम कोलोन क्लीनिंग करते हैं थोरोली। और जो अनुवासन बस्ती है या मात्रा बस्ती है उसमें कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स या मेडिकेटेड घीज जो हैं वो यूज करते हैं। और दोनों बस्तियों को हम थ्रू एनल रूट इरिगेट करते हैं और इससे हम प्रॉपरली कोलोन क्लीनिंग और कोलोन की नरिशिंग करते हैं। इसके साथ साथ अगर पित्त की या रक्त धातु की प्रेडोमिनेंसी है या वो बढ़े हुए हैं तो उसमें हमारा जो स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्शन होता है उसमें हम प्रेफर करते हैं विरेचन ट्रीटमेंट। विरेचन थोरोली गट क्लीनिंग प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ 12 to 15 डेज। इसमें कुछ प्रॉपर वे से पेशेंट को प्रिपेयर करने के बाद ऑन द लास्ट डे उसकी गट क्लीन की जाती है, जिसमें उसको कुछ मेडिसिन के साथ इंड्यूस्ड मोशंस दिए जाते हैं। सो दैट इज अ टोटल थोरोली सिस्टम क्लीनिंग प्रोसेस। तो ये इंटरनल ट्रीटमेंट हम लोग प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सी कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली यूरिक एसिड की फॉर्मेशन पे या इस बीमारी पे काम करती हैं। जैसे बला है, हमारे पास शतावर है। डेफिनेटली हमारे पास जो मेन मेडिसिन है यूरिक एसिड की वो है गिलोय। आप सब जानते हो गिलोय इज आल्सो कंसिडर्ड एज द नेशनल प्लांट ऑफ इंडिया। तो गिलोय के बहुत और अच्छे रिजल्ट्स हैं, किसी भी टाइप के फीवर में बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। और गिलोय को तो हम आयुर्वेद में इसको रसायन की कैटेगरी में रखते हैं। तो गिलोय का इसमें बहुत अच्छा रोल है। और इसमें खास तौर पे एक खास योग जो मैं बोलूं तो वो है दशमूल। दशमूल मतलब दश मतलब 10, मूल मतलब रूट्स। तो ये कॉम्बिनेशन है 10 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रूट्स को कंबाइन करके हम एक योग तैयार करते हैं दशमूल। ये एक ऐसा अकेला कंटेंट है जो वात पित्त कफ तीनों दोषों को नॉर्मल रखने की कैपेसिटी रखता है। तो दशमूल का इस बीमारी में बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसके साथ साथ प्रेफर करते हैं पुराना घृत पान। दोस्तों आपने सुना होगा कि ग्रैंड पेरेंट्स में आपने देखा होगा पुराने टाइम पे घी जो होता था गाय का घी भी इंडियन काऊ जिसको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं A2 काऊ को जो घी होता है, हमारे बुजुर्ग या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, उसको सालों साल उसको साइड पे रख देते थे, उसको छेड़ते नहीं थे। और जब कुछ सालों के बाद उसको निकाला जाता था तो उसमें अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाती थी। तो वही जो घी है इसमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में भी एडजस्ट करते हैं, देते हैं। और उसका यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में, गाउटी अर्थराइटिस में, वात रक्त में बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ साथ एक चीज मैं और एडवाइस करूंगा, जहाँ पे जब बर्निंग ज्यादा होती है, पेशेंट को जॉइंट्स में बर्निंग मतलब जलन हो रही है, उसको रेडनेस हो रही है, टेंडरनेस हो रही है, हम लोग घर में क्या करते थे, मक्खन को धोते थे। मक्खन को 100 बार धोना, इसको बोलते हैं शत धोत घृत। शत मीन्स 100, धोत मतलब धोना, घृत मतलब मक्खन। जो हम दूध को जमा के दही से मक्खन निकालते हैं, उस मक्खन को पानी में 100 बार धोना है।
और जब वो धो के तैयार होता है तो उसमें बहुत ही कूलिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। उसकी तासीर जो है, उसका जो बेस है वो ठंडेपन पे चला जाता है और कहीं पे भी अफेक्टेड पार्ट पे जहाँ पे पित्त इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जहाँ पे बर्निंग है, वहां पे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो ये भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं डूज एंड डोंट्स पे। अगर हम डूज एंड डोंट्स फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि रीअक्कर हो जाती है या दोबारा हो जाती है। सो डूज एंड डोंट्स में हम लोग डूज में ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें पल्सेस में अगर हम बात करें तो इसमें खास तौर पे बोलते हैं कि राउंड पल्सेस नहीं खाना है, लेकिन इसमें कुछ पल्सेस ऐसी हैं जो अच्छी हैं। लाइक इसमें काले चने हैं, बहुत अच्छी हैं। हरी मूंगी है, बहुत अच्छी है। इसमें जौ का बहुत अच्छा रोल है। इसमें एक खास किस्म का चावल जिसको हम बोलते हैं शाली, मतलब षष्टिक शाली, ये एक ऐसा चावल है जो 60 दिन में तैयार होता है, तो इसका बहुत अच्छा रोल है। दूसरा, डोंट्स में जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, खास तौर पे खट्टा दही है, जितने भी मिर्च हैं, मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, जितने भी फ्राइड फूड हैं, जितने भी इनडाइजेस्टिबल फूड हैं, इनकम्पैटिबल फूड हैं, ये हमें टोटली अवॉइड करने हैं इसमें। और इसमें खास तौर पे अगर हम बात करें पल्सेस में, तो उड़द की दाल जो है, राजमा है, ये हमें टोटली अवॉइड करने हैं इसमें। और इसमें दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन इज डे स्लीप, बिल्कुल नहीं लेनी है, और वन इज इनकम्पैटिबल फूड्स जो हमें बिल्कुल नहीं खाने हैं। सो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम या वात रक्त की प्रॉब्लम जो है, डोंट मेक इट क्रिपल, डोंट मेक इट लाइक कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा और इजीली समाधान है। सो जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है वो आयुर्वेद और पंचकर्मा को अडॉप्ट करें और इससे पूरा अपनी प्रॉब्लम को अपरूट करें। थैंक यू।